हेलो दोस्तों। आज की कहानी बेहद रोमांटिक है, इसलिए प्लीज़ पूरी सुनें। मेरा नाम प्रिया है, लेकिन प्यार से लोग मुझे भाभी कहते हैं। मेरी शादी को लगभग 10 साल हो चुके हैं। हमारे घर के हालात अच्छे नहीं हैं। छोटा सा गांव है और घर में 4 कमरे हैं। 2 ऊपर छत पर बने हैं और 2 नीचे, जिनमें से एक में रसोई बनी है। मेरे पति अजय शहर में काम पर रहते हैं और मैं अकेले ही घर गृहस्थी संभालती हूँ। आज सुबह अचानक रसोई के नल से पानी टपकने लगा। पूरा फर्श गीला हो गया था और मुझे कोई उपाय नहीं सूझ रहा था कि क्या करूं। पहले तो सोचा कि पति को फ़ोन करूं, पर फिर ख्याल आया कि वो तो शहर में है, वहां से मदद कैसे करेंगे। गांव में कोई प्लम्बर तुरंत मिलने का तो सवाल ही नहीं था। पास के बाजार में जाकर बड़ी मुश्किल से एक प्लम्बर खोजा। वो एक हट्टा कट्टा नौजवान था। उसकी उम्र यही कोई 18-19 साल के बीच होगी। मैंने उसे नल की समस्या बताई और थोड़ी मिन्नतें करने के बाद वो घर आने को राज़ी हो गया। उस समय मुझे क्या पता था कि ये अजनबी इंसान धीरे धीरे मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएगा। दोपहर के वक्त वो प्लम्बर आया। उसका नाम सुरेश था। उसने एक साधारण शर्ट और पैंट पहन रखी थी और कंधे पर औजारों का बैग टांग रखा था। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो उसकी आंखों में हल्की सी झिझक दिखी, लेकिन साथ ही चेहरे पर मुस्कुराहट भी थी। वो धीरे धीरे अंदर आया, जैसे किसी अजनबी के घर में पहली बार कदम रखने से थोड़ी घबराहट हो रही हो। मैंने उसे रसोई का रास्ता दिखाया। रसोई में जाते हुए उसने अपने औजारों का बैग नीचे रखा और धीरे धीरे काम शुरू कर दिया। मैं उसके पास ही खड़ी थी ताकि कोई और गड़बड़ी ना हो। वो बड़ी तसल्ली से पाइप खोलने और नल के हिस्से देखने लगा। बीच बीच में वो मुझसे कुछ पूछता, ये कब से हो रहा है, क्या पहले कभी ऐसा हुआ था। और मुझे जितना पता था मैं जवाब देती रही। सुरेश काम में इतना खो गया था, पाइप के ढीला होने की बात उसके ध्यान में नहीं आई। अचानक से नल से ठंडे पानी की तेज़ बौछार सीधी मुझ पर आ गिरी। वो क्षण मानो ठहर सा गया। मेरी साड़ी पूरी तरह भीग चुकी थी और ठंडे पानी की सरसराहट ने मेरे पूरे शरीर को कपकपा दिया था। मैं हड़बड़ा गई, आंखें चौड़ी होकर झपकने लगीं। मेरी सांसें तेज हो गईं और मैं तुरंत पीछे हटने लगी। साड़ी के भीगे हुए कपड़े मेरे बदन से चिपक गए थे, जिससे असहज और भी ज़्यादा बढ़ गई। मेरे बाल गीले होकर चेहरे पर चिपक गए थे। सुरेश ने सब कुछ देखा। वो एक पल के लिए हैरान रह गया, जैसे समझ ही नहीं पाया हो कि क्या हो गया। फिर उसने खुद को संभाला। घबराहट उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। उसके हाथ कांपते हुए नल की ओर बढ़े और उसने झट से पानी बंद कर दिया। भाभी जी, आप ठीक तो हैं ना? सुरेश की आवाज़ लड़खड़ा रही थी। उसके शब्दों में चिंता और अपराध बोध का मेल साफ सुनाई दे रहा था। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन मेरी नज़रें उससे मिलते ही झुक गईं। मेरे गाल शर्म से लाल हो रहे थे और मैं अपने भीगे कपड़ों को संभालने लगी। ठंडी हवा ने मेरी हालत को और कठिन बना दिया था। हाँ, मैं ठीक हूँ, मैंने धीरे से कहा, लेकिन मेरी आवाज़ में भी हिचकिचाहट और असहजता साफ दिख रही थी। सुरेश की नज़रें बार बार मेरे भीगे हुए कपड़ों पर जा रही थीं, लेकिन हर बार वो तुरंत दूसरी ओर देखने की कोशिश करता। लेकिन मैं उसके सामने अपने सबसे खूबसूरत रूप में खड़ी थी और ऊपर से वो एक जवान लड़का था। आखिर खुद को कितना रोक पाता। और फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। वो जल्दी से मेरे पास आया और अपने रुमाल से मेरे गीले हाथों को पोंछने की कोशिश करने लगा। उस वक्त मेरी चूड़ियों की छन छन मेरी धड़कनों के साथ एक लय में सुनाई दे रही थी। उसके हाथों की नरम और धीमी हरकतें मुझे असहज तो कर रही थीं, लेकिन मैं वहीं खड़ी रही। भाभी जी, पानी बहुत ठंडा है, कहीं आपको सर्दी न लग जाए, उसने चिंतित स्वर में कहा। मैंने अपनी नज़रें झुका लीं। वो बेहद ध्यान से मेरे हाथों को पोंछ रहा था, जैसे किसी नाजुक कांच को संभाल रहा हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन मैंने खुद को संयमित रखने की कोशिश की। तभी उसने रुमाल को थोड़ा ऊपर उठाया और मेरे गाल की ओर बढ़ाया। भाभी जी,
आपके चेहरे पर भी पानी है, उसने धीरे से कहा। मैं हैरानी से खड़ी रही। वो धीरे धीरे मेरे गालों को पोंछने लगा, लेकिन उसकी उंगलियां रुमाल के पीछे से मुझे छू रही थीं। ठंडे पानी की वजह से मेरे गाल पहले से ही लाल हो चुके थे और अब उसकी छुअन ने मेरे अंदर अजीब सी बेचैनी भर दी थी। उसके हाथ गालों से होते हुए मेरे होंठों के पास आ गए। भाभी जी, यहाँ भी थोड़ा पानी है, उसने धीमे स्वर में कहा और मेरे होंठों को अपने रुमाल से पोंछने लगा। मेरी सांसें थम सी गईं। उसका रुमाल मेरे होंठों पर धीरे धीरे चल रहा था और मैंने महसूस किया कि मेरी हल्की सी लिपस्टिक भी उससे मिटने लगी थी। उसकी हरकतें मुझे असहज तो कर रही थीं, लेकिन पता नहीं क्यों मैं कुछ कह नहीं पा रही थी। जैसे ही उसने मेरे होंठ पोंछे, उसकी उंगलियां हल्के से मेरे गालों से होकर मेरी गर्दन तक खिसक गईं। अरे भाभी जी, यहाँ भी काफ़ी पानी है, उसने कहा और मेरी गर्दन के पास रुमाल ले आया। उसकी उंगलियों की गर्माहट ने मेरी बेचैनी को और बढ़ा दिया था। मैं अपने अंदर अजीब सा संघर्ष महसूस कर रही थी। उसकी छुअन मुझे बार बार याद दिला रही थी कि ये सब सामान्य नहीं था। जब वो गर्दन से नीचे की ओर अपने हाथ ले जाने लगा, मैंने तुरंत पीछे हटते हुए कहा, बस रहने दो, मैं खुद कर लूँगी। मेरी आवाज़ में झिझक के साथ हल्की नाराज़गी भी थी। मैं तेज़ी से मुड़ी और कमरे की ओर भाग गई। कमरे में पहुंचकर मैंने दरवाज़ा बंद किया और गहरी सांस ली। मेरी धड़कनें तेज़ थीं और मैं खुद से सवाल कर रही थी कि आखिर मुझे इतना असहज क्यों महसूस हुआ। वो तो बस मेरी मदद कर रहा था, फिर ये बेचैनी क्यों हो रही थी? क्या ये सब सिर्फ एक सामान्य घटना थी या मेरे मन के किसी कोने में कुछ और चल रहा था? अगले दिन सुरेश फिर से आया, क्योंकि नल पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाया था। वो अब ज़्यादा सहज लग रहा था, जैसे घर में आना जाना उसकी आदत बन गई हो। काम करते करते अचानक कुछ धूल के कण मेरी आंखों में चले गए। मैं परेशान होकर आंखें मलने लगी। सुरेश ने घबराते हुए पास आकर पूछा, भाभी जी, क्या आंख में कुछ चला गया है? रुकिए, मैं देखता हूँ। उसने मेरे चेहरे को अपने दोनों हाथों से हल्के से पकड़ा और धीरे से मेरी आंखों में फूंक मारने लगा। उस समय वो मेरे इतने करीब था कि उसकी नाक मेरे माथे को हल्का सा छू गई। उसकी सांसों की गर्माहट मेरे चेहरे को छूने लगी। आंख तो ठीक हो गई थी, लेकिन वो मेरे चेहरे को अब भी थामे हुए था। लेकिन धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि उसकी उंगलियां मेरे नाजुक गालों को सहला रही हैं। उसके स्पर्श से मेरे बदन में तेज करंट दौड़ रहा था और पता नहीं क्यों, लेकिन मैंने भी उसको कुछ नहीं कहा कि आंख ठीक हो चुकी है। लेकिन फिर कुछ देर बाद उसकी नाक मेरी नाक से छूने लगी। उसकी गर्म सांसें मेरी सांसों से समाने लगीं। उसकी निगाहें अब मेरे लाल होंठों पर टिकी हुई थीं। मैं जानती थी कि वो मुझे चूमना चाहता है। मैं पीछे हटना चाहती थी, लेकिन सुरेश की चिंता भरी आंखों ने मुझे कुछ पलों के लिए रोक दिया। उसकी आंखों में कुछ था, एक बेचैन चाहत जो उसने मुझसे बिना कहे जाहिर कर दी थी। तभी मुझे अपनी सीमाएं याद आने लगीं और मुझे डर था कि कहीं पिछली बार की तरह वो खुद पर से काबू न खो दे और ये चुंबन न हो जाए। इसी डर से मैंने जल्दी से अपना चेहरा पीछे किया और सख्ती से कहा, सुरेश प्लीज़ यहाँ से बाहर जाओ। सुरेश हड़बड़ा गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने चुपचाप अपने औजार समेटे और बाहर चला गया। पर जाने से पहले उसकी आंखों में एक उम्मीद की चमक थी जो मैंने अनदेखी नहीं की। तीसरे दिन वो फिर से आया। इस बार मैंने सोचा कि अब बस नल जल्दी से ठीक हो जाए ताकि उसका आना जाना बंद हो सके। उसने धीरे धीरे काम शुरू किया और मैं कुछ दूरी पर खड़ी होकर उसे देखती रही। काम करते करते अचानक उसने मेरी तरफ देखा और कहा, आपके चेहरे पर बहुत तनाव है भाभी जी, सब ठीक तो है ना? मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन उसकी इस बात ने मुझे अंदर से हिलाकर रख दिया था। एक अजनबी जो बस मेरे घर में नल ठीक करने आया था, वो मेरी जिंदगी की उलझनों को समझने की कोशिश कर रहा था। मैंने कुछ नहीं कहा, बस नज़रें झुका लीं। सुरेश ने काम ख़त्म करने के बाद अपने औजार समेटे और एक बार नल को चलाकर देखने लगा। पानी की धार अब पूरी तरह से ठीक थी। उसने सर उठाकर मेरी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहने लगा, लीजिए भाभी जी, हो गया।
अब ये नल आपको कभी परेशान नहीं करेगा। मैंने हल्की मुस्कान के साथ उसे धन्यवाद कहा, पर सुरेश वहाँ से हटने के बजाय अपने औजारों को समेटते हुए धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ा। मैंने महसूस किया कि उसका रवैया सामान्य से थोड़ा अलग था। कुछ ही देर में उसने अपने औजारों की बैग अपने कंधे पर रख ली और जाने के लिए मुड़ा, लेकिन फिर एक क्षण के लिए रुका, जैसे किसी असमंजस में हो। वो मेरी ओर पलटा और बिना कुछ कहे धीरे से मेरे पास आया। उस वक्त मैं सर को नीचे झुकाकर नल को बंद चालू करके देख रही थी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, उसने एक हाथ से मेरा गाल थामा और झुककर मेरे गाल पर हल्का सा चुंबन दे दिया। मैं हैरान होकर रह गई, न गुस्सा न शर्मिंदगी, बस एक अजीब सी भावना से भर उठी। उसका ये छोटा सा कदम मुझे अंदर तक हिला गया था। चुंबन दे देने के बाद फिर वो बिना कुछ कहे चला गया और मैं वहीं खड़ी रह गई, उस पल की गहराई में डूबी हुई। उस दिन के बाद सुरेश का वो हल्का सा चुंबन मेरे मन में कई भावनाओं का तूफान ले आया। ये सही था या गलत मैं नहीं जानती थी, लेकिन इतना ज़रूर समझ गई थी कि वो मुझसे सिर्फ औपचारिक रिश्ता नहीं चाहता था। मैंने खुद को समझाने की बहुत कोशिश की कि वो अजनबी है, बस एक प्लम्बर जिसे अपना काम करके जाना चाहिए, पर शायद मेरे अकेलेपन की गहराई खाई ने मुझे उसकी मौजूदगी को अनदेखा करने नहीं दिया। कुछ दिन बीते, लेकिन नल की समस्या पूरी तरह से हल नहीं हुई। मैंने मजबूर होकर फिर से सुरेश को बुलाने का निर्णय लिया। इस बार वो घर के पिछले दरवाजे से दाखिल हुआ था, जैसे घर का कोई अपना हो। जब वो आया तो उसकी आंखों में एक आत्मविश्वास झलक रहा था। वो पाइप ठीक करने में लगा हुआ था और मैं उसके ठीक पीछे खड़ी थी, उसे काम करता हुआ देख रही थी। उसकी कलाई पर उभरती नसें, उसकी उंगलियों की सधी हुई हरकतें और उसके माथे पर चमकते पसीने की बूंदें, सब कुछ ऐसा था जो किसी अजीब सी बेचैनी को जन्म दे रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये बेचैनी क्या है और क्यों है। शायद ये बस मेरा भ्रम था, या शायद मेरे मन के किसी कोने में छिपी कोई अनकही भावना। मैंने अपने ख्यालों को झटका और सोचा, क्यों ना जब तक वो काम कर रहा है मैं उसके लिए चाय बना लूं। मैंने धीमे कदमों से गैस स्टोव की तरफ बढ़ा दिए, चाय का पतीला चढ़ाया। पानी उबलने की आवाज़ के साथ मैं खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी। हर चीज़ सामान्य दिखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरे अंदर उठते सवाल मुझे चैन नहीं लेने दे रहे थे। तभी मैंने महसूस किया कि वो अब मेरे पीछे खड़ा है। गैस की गर्माहट के साथ साथ मैंने उसकी मौजूदगी की गर्मी को भी महसूस किया। क्या कुछ चाहिए तुम्हें? मैंने खुद को स्थिर रखते हुए पूछा, बिना उसकी तरफ देखे। तभी उसने अचानक बिना कुछ कहे मुझे पीछे से कसकर पकड़ लिया। उसकी मजबूत बाहें मेरे चारों ओर कस गईं। मैंने महसूस किया कि उसकी पकड़ में सिर्फ ताकत नहीं थी, बल्कि एक अनचाहा दर्द, एक दबी हुई पुकार भी थी। उसकी गर्माहट मेरी पीठ तक उतर आई। तुम ये क्या कर रहे हो सुरेश? छोड़ो मुझे। मेरी आवाज़ कांप रही थी और मेरे दिल की धड़कन जैसे मेरे कानों में गूंज रही थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। देखो, मुझे छोड़ दो, तुम ये जो कर रहे हो वो सही नहीं है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैंने लगभग फुसफुसाती हुई आवाज़ में कहा। लेकिन वो नहीं माना, बस मुझे थामे रहा, मानो जैसे कि मैं कोई फूल हूँ जिसकी खुशबू से उसको नया जीवन मिल रहा हो। आखिरकार मैंने अपनी पूरी ताकत जुटाई और उसको ज़ोर से धक्का देकर दूर किया, और फिर पीछे मुड़कर गुस्से में उसके गाल पर एक ज़ोरदार थप्पड़ जड़ दिया। सुरेश चुपचाप खड़ा रहा, आंखों में न कोई शर्मिंदगी और ना ही कोई और पछतावा, बस एक गहरी चाहत, जैसे वो मुझे समझ रहा हो। मुझे माफ़ कर दो भाभी जी, मैं खुद को रोक नहीं पाया। वो बुरी तरह से लड़खड़ा गया, लेकिन मैं चुपचाप रसोई से बाहर निकल गई। उस थप्पड़ के बाद मेरे मन में उसके लिए गुस्से से ज़्यादा कुछ और ही उमड़ रहा था। शायद वो अपनापन जिसकी मुझे बरसों से कमी महसूस हो रही थी, एक ऐसा भाव जिसे मैं बरसों से भूल चुकी थी। उसकी बाहों की वो मजबूती जो सिर्फ कुछ सेकंड के लिए थी, मुझे महसूस करवा गई कि मुझे संभालने वाला कोई नहीं था। अगले दिन बारिश हो रही थी और पूरा गांव कीचड़ से भरा हुआ था। नल फिर से टपकने लगा था
और मैं बेबस होकर सुरेश को फ़ोन करने पर मजबूर हो गई। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के आने का वादा किया। थोड़ी देर बाद सुरेश घर आया। वो सिर से पैर तक भीग चुका था। उसने अपनी गीली शर्ट को निकाल दिया और फिर से काम में जुट गया। मैं एक कोने में खड़ी उसे देखती रही। उसकी हर हरकत, उसकी संजीदगी। इस बार न जाने क्यों मैं उसे अपने जीवन में अजनबी नहीं बल्कि एक सहारा महसूस कर रही थी। काम करते करते अचानक से नल का पानी तेजी से फूट पड़ा और उस झोंके में मैं पूरी तरह से भीग गई। मेरी साड़ी पानी से लथपथ हो गई थी और मैं खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। सुरेश ने तुरंत पास आकर मेरी मदद की। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और धीरे से कहा, चलिए बदल लीजिए, आपको ठंड लग जाएगी। मैं कुछ नहीं कह पाई। उसकी आवाज़ में वही अपनापन था जिसकी मैंने बरसों से तलाश की थी। मैं कमरे में गई, अपनी साड़ी बदल कर लौटी और देखा कि सुरेश अब भी वहीं खड़ा था, जैसे मेरा इंतज़ार कर रहा हो। उसकी आंखों में वही पुरानी चाहत झलक रही थी, लेकिन आज न जाने क्यों मैं उसे रोकने का मन नहीं बना पा रही थी। मैं चुपचाप किचन की दीवार से टेक लगाकर खड़ी हो गई। मेरी पलकों ने खुद को नीचे गिरा लिया, मानो जैसे मेरी झिझक को छुपाने का प्रयास कर रही हो। वो धीरे धीरे मेरे पास आया। उसकी चाल में एक झिझक थी, मानो वो हर कदम के साथ खुद को समझा रहा हो कि ये सही है। मैंने भी अपनी जगह से हटने की कोशिश नहीं की, क्योंकि दिल के किसी कोने में मैं खुद भी यही चाहती थी। वो मेरे बिल्कुल करीब आ गया। उसकी उंगलियां हल्के से मेरी ठोड़ी को छूकर ऊपर उठाने लगी। मेरी नज़र उसकी नज़रों से टकराई और हम दोनों जैसे एक गहरे समंदर में डूब गए। उसकी आंखों में मैंने एक अनकहा डर देखा, वो डर जो शायद इस बात का था कि कहीं मैं उसे ठुकरा न दूं। मेरे दिल ने चाहा कि मैं उसे इस डर से आज़ाद कर दूं, और उसी पल मैंने अपने होठों पर हल्के से अपनी जीभ फिराई। ये इशारा था एक सहमति जो बिना शब्दों के उसे समझा सके कि मैं तैयार हूँ। जैसे ही उसने मुझे ऐसा करते देखा, उसकी आंखों में चमक आ गई। वो थोड़ा और करीब आया। उसने अपनी पलकों को हल्के से झुका लिया और उसके होंठ मेरे होंठों की ओर बढ़ने लगे। हमारी नाकें एक दूसरे से सट चुकी थीं। उसकी गर्म सांसें मेरी सांसों में घुल रही थीं। उस पल उस करीबियों में मानो जैसे वक्त थम सा गया हो। हमारे होंठ बस मिलने ही वाले थे, लेकिन तभी एक अनजानी दीवार ने मुझे रोक लिया। मेरे दिल ने जोर से धड़कना शुरू कर दिया। कुछ था जो मुझे पीछे खींच रहा था, और तभी मेरी शादी का दिन मेरी आंखों के सामने तैर गया। वो मंडप, वो फेरे, वो वचन, सब कुछ। मैं जैसे एक गहरी नींद से जाग गई। मैंने तुरंत अपने हाथ को उसके होंठों पर रख दिया। बस 1 मिनट के लिए रुक जाओ सुरेश, मैंने धीमे शब्दों में कहा। वो चौंक गया। उसकी आंखों में मैंने वो दर्द देखा जो शायद उस इंसान की आंखों में होता है जिसका सबसे बड़ा सपना उसके सामने ही टूट रहा हो। मैंने खुद को उससे दूर किया और किचन के बेसिन के पास खड़ी हो गई। मेरी सांसें तेज चल रही थीं और दिल किसी जंग के मैदान में बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ रहा था। मैंने अपने गले में पड़े मंगलसूत्र को धीरे धीरे उतारा। वो धागा जो मुझे उस रिश्ते में बांध रहा था, जो अब शायद सिर्फ नाम का रह गया था। मैंने उसे अपनी मुट्ठी में दबाया और धीरे से बेसिन में गिरा दिया। उसकी आवाज़ मेरे दिल पर एक हल्की चोट की तरह गूंजी। फिर मैंने अपने बालों को खोल दिया। मेरे लंबे बाल मेरी पीठ और कंधे पर बिखर गए। फिर मैंने अपनी साड़ी का पल्लू ढीला किया। पल्लू फिसलकर ज़मीन पर गिर गया। उसी के साथ ही मेरी सारी बेड़ियां जो मुझे अब तक जकड़े हुए थीं, अब धीरे धीरे टूट रही थीं। पल्लू गिरते ही मैंने खुद को काफ़ी हल्का महसूस किया। मैंने उसको देखा। वो अब भी वहीं पर खड़ा था, बिल्कुल हैरान सा। मैं उसके पास गई और उसके चेहरे को अपने हाथों में थामा। उसकी आंखों में अब भी वो झिझक थी, लेकिन इस बार मैंने उसे जवाब नहीं दिया। हमारी नाकें फिर से सट गईं, हमारी सांसें एक बार फिर से घुलने लगीं, और इस बार मैंने खुद अपने होंठ उसके होंठों पर रख दिए। ये पल किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसके होंठों का स्पर्श ऐसा लगा मानो जैसे मैंने पहली बार किसी से खुद को साझा किया हो। पहले कभी किसी अजनबी ने मुझे इस तरह से नहीं छुआ था। मेरा दिल जानता था कि मेरे होंठों पर सिर्फ अजय का हक था, लेकिन शायद किस्मत ने मेरे लिए कुछ और ही लिख रखा था।
ये चुंबन कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, ये किसी लालच का हिस्सा नहीं था। ये बस एक पल था, एक ऐसा पल जहाँ दो टूटी हुई रूहें एक दूसरे का सहारा बन रही थीं। मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार ऐसा महसूस किया जैसे कि मैं पूरी हो चुकी हूँ, और उस पल मुझे पहली बार लगा कि मैं सच में जिंदा हूँ। उस दिन सुरेश ने मुझे पूरी तरह संतुष्ट कर दिया था, जो शायद मेरा पति मुझे कभी नहीं कर पाया था। मैंने भी उसका पूरी तरह से साथ दिया था और आज मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मेरा नाम संजना है। मेरी शादी एक ऐसे परिवार में हुई थी जहां मेरे पति और मेरे ससुर के अलावा और कोई भी नहीं था। जब ये रिश्ता हमारे घर आया था तो मेरे माता पिता को बहुत अच्छा लगा था। आजकल कौन नहीं चाहता कि कम सदस्य वाले परिवार में अपनी बेटी की शादी हो, लेकिन अफसोस की बात ये थी कि मेरी शादी गांव में हुई थी। मैं शहर की पढ़ी लिखी लड़की थी और शहर में ही शादी करना चाहती थी। मेरी इच्छा थी कि मेरी शादी किसी अमीर परिवार के लड़के से हो, और मैंने सुना था कि ये लड़का भी अच्छी नौकरी करता है। मुझे बताया गया कि ये लड़का शहर में नौकरी करता है, लेकिन वो गांव में रहता था। वो अपनी गाड़ी से सुबह शहर के लिए निकलता है और रात को वापस आ जाता है। ये सुनकर मुझे राहत मिली कि मुझे अपने मायके से ज़्यादा दूर नहीं रहना पड़ेगा। लड़का दिखने में बेहद स्मार्ट और पढ़ा लिखा था। उसकी फैमिली में सिर्फ 2 ही लोग थे, मेरे ससुर जी और मेरे पति। मेरे पति ने मुझे बताया था कि मेरे ससुर जी की आंखों की रोशनी लगभग 2 साल पहले चली गई थी। उनकी आंखों में मोतियाबिंद हो गया था और वक्त पर इलाज न होने की वजह से उनकी रोशनी पूरी तरह चली गई। ये रिश्ता हमारे लिए बहुत अच्छा था, इसे ठुकराने का और कोई कारण नहीं था। इसलिए मेरी शादी बड़ी ही सिंपल तरीके से हो गई थी। मैं अपने पति के साथ ससुराल आई। शादी के पहले दिन गांव की सभी औरतों ने मेरा बहुत अच्छे से वेलकम किया। मुझे चारपाई पर बैठाकर सब ने मुझे गिफ्ट दिए। मुझे अपने ससुराल की शादी की रस्में और रीति रिवाज बहुत पसंद आए थे। मैंने अपने ससुर जी का आशीर्वाद लिया और घर के काम करने लगी। वो मुझे बेटी कहकर बुलाते थे। मेरे ससुर बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन जब भी मैं काम करते हुए उनकी तरफ देखती तो मुझे ऐसा लगता था कि वो मुझे घूर रहे हैं। फिर मुझे याद आता कि वो तो देख ही नहीं सकते। ये ख्याल मुझे बार बार आता था, लेकिन फिर मैं भूल जाती कि वो अंधे हैं। हमारे घर पर गांव की औरतें आती और थोड़ी देर बातचीत करके चली जाती। मेरे ससुर का कहना था कि गांव के लोग बहुत प्यार और मोहब्बत वाले होते हैं। मेरे ससुर कमरे से बाहर नहीं आते थे और हम दोनों दिन भर अकेले रहते थे। मेरे पति ने मुझे शादी की रात ही समझा दिया था कि मुझे उनके पिता का ख्याल रखना है। मेरे ससुर जी की आंखों की रोशनी जाने के बाद उन्होंने घर पर ही रहना शुरू कर दिया था। पहले हमारे घर में एक नौकरानी हुआ करती थी, जो अब नौकरी छोड़कर जा चुकी थी। तब से घर में काम की परेशानी बढ़ गई थी। पड़ोस की एक औरत हमारा खाना आकर बना देती थी, लेकिन ये व्यवस्था हमेशा के लिए नहीं चल सकती थी। शादी की पहली रात मेरे पति ने मेरी बहुत तारीफ की थी और मैंने उन्हें भरोसा दिलाया कि उनके पिता का हमेशा ख्याल रखूंगी। सुबह उठकर सबसे पहले मैं अपने ससुर जी के लिए नाश्ता बनाती थी। शुरू में मेरे पति बाजार से नाश्ता ले आते थे और मुझे आराम करने को कहते थे, लेकिन अब मैंने घर का सारा काम खुद ही संभाल लिया था, क्योंकि इस घर में कोई और महिला नहीं थी। मैंने अपने ससुर जी से कहा कि मैं घर का सारा काम खुद करूंगी। मेरी बात सुनकर मेरे ससुर और मेरे पति बहुत खुश हुए थे। मेरे पति ने कहा कि हमें अपने घर के लिए ऐसी ही लड़की की तलाश थी। उन्होंने कहा कि मैं ना सिर्फ खूबसूरत हूँ, बल्कि समझदार भी हूँ। नाश्ते के टेबल पर मैंने सबके लिए नाश्ता परोसा और अपने ससुर जी को अपने हाथों से नाश्ता निकाल कर दिया। मेरे पति ने भी अपने पिता को अपने हाथ से नाश्ता खिलाया। मेरे पति मुझे देखकर धीमे धीमे मुस्कुरा रहे थे। जब मेरे पति घर पर होते तो अपने पिता का सारा ख्याल वही रखते थे। उन्होंने अपने पिताजी से मुझे नाश्ता करते हुए कहा था कि अब अगली बार से तुम ये जिम्मेदारी निभाओगी।
मैंने अपने पति से खुश होकर कहा, क्यों नहीं, मैं घर की सारी जिम्मेदारी संभाल लूँगी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे ससुर अभी मेरे सामने बैठकर घूर रहे हैं। जब मेरे ससुर का नाश्ता पूरा हो गया तो मेरे पति पास की चेयर से उठकर मेरे बराबर की चेयर पर बैठ गए। मेरे चेहरे को सहलाने लगे। मुझे डर था कि कहीं मेरे ससुर हमें देख न लें, लेकिन मेरे पति ने इशारे से कहा कि वो हमें कैसे देख सकते हैं, उनकी आंखों की रोशनी जा चुकी है। मेरे पति मुझे बेहद प्यार करते थे। जब मेरे पति घर पर नहीं होते थे तो मैं घर का सारा काम बिना दुपट्टे के ही किया करती थी। मुझे लगता था कि घर में कोई नहीं है और ससुर जी को भी दिखाई नहीं देता, इसलिए मैं किसी भी हालत में काम करती रहती थी और ससुर जी के सामने भी आ जाती थी। मेरे ससुर बहुत अच्छे इंसान थे और उनकी आदत भी बहुत अच्छी थी। कभी कभी मुझे अफसोस होता था कि इतने अच्छे इंसान की आंखों की रोशनी कैसे जा सकती है। मेरे ससुर के चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहती थी। एक बार मेरे पति ने मुझे बताया था कि मेरे पिताजी बहुत ईमानदार इंसान हैं। गांव में कोई भी उन्हें बुरा भला नहीं कहता। वो हमेशा लोगों की मदद करते आए हैं और सब लोग उनकी बहुत इज्जत करते हैं। मैंने अपने पति से पूछा था कि क्या आपने अपने पिताजी का इलाज नहीं करवाया। मेरे पति ने कहा, उन दिनों मेरी शहर में बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग थी, इसलिए मैं कुछ हफ्तों के लिए वहां रुका हुआ था। इसलिए पापा नहीं चाहते थे कि वो मुझे अपनी परेशानी बताकर और भी परेशान करें। उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया और धीरे धीरे उनकी आंखों की रोशनी चली गई। जब मैं बहुत दिनों बाद घर वापस आया तब मुझे पता चला। अगर वो मुझे वक्त पर बता देते तो मैं उन्हें शहर ले जाकर उनका इलाज करवा देता और शायद वो ठीक हो जाते, लेकिन उन्होंने तो अपना इलाज ना करवाने की जिद पकड़ ली थी। मेरे पति ने कहा कि पापा को डॉक्टर के पास ले जाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पापा हर बार मना कर देते थे। उन्होंने कहा था, मेरी अब उम्र हो गई है, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ देख लिया है, अब तुम्हारी ज़िंदगी जीने का समय है, तुम शादी करो और अपनी ज़िंदगी जियो। मेरा क्या है, मेरा एक पैर कीचड़ में है और दूसरा केले के छिलके पर। कब मेरी ज़िंदगी फिसल जाए क्या पता। एक दिन इस दुनिया को छोड़कर चला जाऊंगा, पापा ने कहा था। फिक्र मत करो, मैं देख नहीं सकता लेकिन सुन तो सकता हूँ और तुम्हें महसूस कर सकता हूँ। मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि तुम्हारा घर बस जाए। मेरे पति ने कहा था कि अब पापा के काम की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। मैंने अपने पति से वादा किया था कि मेरे रहते हुए घर में कभी कोई परेशानी नहीं होगी। मैंने ससुर के पुरानी तस्वीर देखी थी जिनमें उनकी आंखों की रोशनी थी और मेरी सास भी जिंदा थी। मेरी सास बेहद खूबसूरत थी और मेरे ससुर अपनी जवानी में बहुत हैंडसम थे। एक दिन मेरे ससुर ने कहा, देखो बहू, मेरे भाग्य में क्या लिखा है कि मैं अपनी बहू को अपनी आंखों से देख भी नहीं सकता और ना ही उसे देखकर आशीर्वाद दे सकता हूँ। मैंने कहा, ससुर जी कोई बात नहीं, आप इस तरह से भी मुझे आशीर्वाद दे सकते हैं। शादी के कुछ दिन इसी तरह से गुजरते चले गए। एक दिन मेरे पति को कुछ दिन के लिए शहर में रुकना पड़ा। मैंने उनसे कहा कि आप मुझे मायके छोड़ दो, लेकिन मेरे पति ने कहा, मैं तुम्हें इस तरह से मायके नहीं छोड़ सकता, क्योंकि यहाँ पर मेरे पिताजी अकेले हैं, उनका यहाँ कोई ख्याल रखने वाला नहीं है। मेरे पति तो जा चुके थे और मुझसे कहकर गए थे कि मेरे पीछे मेरे पिताजी का ख्याल रखना, उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाना और उनके कपड़े भी बदल देना। खाने तक तो ठीक था, लेकिन कपड़े बदलने की बात सुनकर मेरा दिमाग घूम गया। मैंने अपने पति से कहा कि कपड़े बदलना मुझे ठीक नहीं लग रहा। मेरे पति ने कहा, तुम्हें तो पता ही है, पिताजी देख नहीं सकते। मान लो कि अगर तुम्हारे मायके में ऐसा हो जाता और तुम्हारे पिताजी का ख्याल रखने वाला कोई ना होता, तो तुम अपने पिता का ख्याल भी नहीं रखती। मैंने कहा, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, भगवान ना करे ऐसा हो। मेरे पति ने कहा कि इसीलिए तो कहता हूँ कि तुम पिताजी के सारे काम किया करो। पति के जाने के बाद मेरे ससुर जी ने मुझे आवाज़ लगाई, बहू बहू कहकर मुझे पुकारा। मैं भागती हुई उनके कमरे में गई। मेरे ससुर धोती और बनियान पहने हुए खड़े थे। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या मेरा बेटा जा चुका है? मैंने कहा, हाँ।
आधा घंटे पहले ही निकले हैं। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन तुम मेरी शर्ट उठा दो। शर्ट बेड के किनारे पर लटकी हुई थी। मैंने उनकी शर्ट उन्हें दे दी। उन्होंने जैसे तैसे शर्ट पहन ली, लेकिन बटन उल्टे सीधे लगा रहे थे। मैंने कहा आप छोड़ दीजिए, मैं बटन बंद कर देती हूँ। और अचानक उनका हाथ मेरी कमर पर लग गया। मैंने उन्हें शर्ट पहना दी और फिर उन्होंने कहा बहू मेरे बाल भी बना दो। मैंने ड्रेसिंग से कंघी लेकर उनके बाल बना दिए। मेरे ससुर कहने लगे बहू ज़रा मुझे अपने हाथ तो दो। मैंने कहा क्यों पिताजी, क्या हुआ? वो बोले दो तो सही। डरते डरते मैंने अपने हाथ उनको पकड़ा दिए। मैं सोच रही थी कि वो मेरे हाथ क्यों पकड़ना चाहते हैं। उन्होंने मेरे दोनों हाथ अपने हाथों में थाम लिए और कहने लगे तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हमारे घर को बहुत अच्छी तरह से संभाल रखा है। तुम्हारी जगह शायद कोई और औरत होती तो शायद वो तुम्हारी तरह गृहस्थी नहीं संभाल पाती। मेरे ससुर जी ने मेरे हाथों को बड़ी मजबूती से थाम लिया था। मैं अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उन्होंने कहा बहू अभी यहीं पर रहो, इतनी जल्दी जाने की क्या ज़रूरत है। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें देख नहीं सकता, लेकिन महसूस तो कर सकता हूँ। इसके बाद उन्होंने कहा भगवान ने मुझे कोई बेटी नहीं दी। अगर मेरी बेटी होती तो शायद वो भी तुम्हारी तरह मेरी सेवा नहीं करती। कमला की मौत के बाद मुझे बड़ा अफसोस हुआ था, क्योंकि वो मेरी हमसफ़र थी और बहुत मेरा ख्याल रखती थी। हमारे घर की इकलौती औरत थी। मेरे बेटे और मुझे छोड़कर चली गई, लेकिन उसके बाद सारी जिम्मेदारी मेरे बेटे के कंधों पर आ गई और फिर तुमने संभाल ली। मैंने कहा आप किसी पर भी बोझ नहीं हैं और मुझ पर तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपकी बेटी की ही तरह हूँ। आप मुझे अपनी बेटी ही समझो। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुरा दिए और बोले तुम बहुत अच्छी हो और मेरा बहुत ख्याल रखती हो। लेकिन उन्होंने अभी भी मेरा हाथ बड़ी मजबूती से पकड़ा हुआ था। मैंने उनसे कहा पापा जी मेरा हाथ छोड़ दीजिए, मुझे किचन में जाकर खाना बनाना है। मेरे ससुर ने मेरा हाथ छोड़ दिया और मैं तुरंत किचन में चली आई। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मेरे ससुर जी की हरकतें कुछ अजीब सी होने लगीं। मेरे पति लगभग 3 महीने के लिए बाहर गए हुए थे। उन्होंने कहा था कि काम का सीज़न है और उन्हें वहीं रहना पड़ेगा। इसी दौरान मेरे ससुर मेरे साथ बहुत ज़्यादा फ्री हो गए थे। अब तो वो मुझे आवाज़ लगाकर कह देते कि मुझे शर्ट पहना दो, शर्ट के बटन मुझे बंद नहीं होते, या मेरे सर की मालिश कर दो और मेरी टांगें भी दबा दो। शादी के पहले मुझे लगा था कि मेरे ससुराल में सिर्फ मेरे पति और मेरे ससुर हैं, तो मुझे ज़्यादा काम नहीं करना होगा। लेकिन मैं अपने ससुर जी की वजह से घन चक्कर बनकर रह गई थी। सारा दिन बस काम ही काम करना पड़ता था, आराम करने का मौका नहीं मिलता था। एक दिन मैं आराम करने के लिए अपने कमरे में गई थी, तभी अचानक मेरे ससुर जी के चिल्लाने की आवाज़ आई। वो ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। मैं उनके कमरे में गई तो उन्होंने कहा बहू मेरे पास बैठो, देखो मोबाइल पर कितने अच्छे जोक्स आ रहे हैं। मैंने उनसे कहा आप सुनते रहिए, मैं आराम करने जा रही हूँ। मेरे ससुर जी ने कहा कि बहू आराम तो होता ही रहेगा, मेरे बेड पर लेट जाओ, आराम भी करती रहना और चुटकुले भी सुनती रहना। मैं हैरान हो गई कि वो मुझे अपने बिस्तर पर लेटने की बात कर रहे थे। मैंने कहा सारा दिन घर का काम करती रहती हूँ, अब आराम करने के बाद मुझे खाना भी बनाना है। मेरे ससुर जी हंसते हुए बोले मेरे पास बैठो और चुटकुले सुनो, तुम्हारी तबीयत भी ठीक हो जाएगी। मैंने कहा काम छोड़ दूं, काम तो कभी ख़त्म नहीं होते। फिर मैं उनके बिस्तर पर जाकर बैठ गई और कहा ठीक है बताइए, अगर आपको भूख लगेगी तो क्या खाएंगे? उन्होंने हंसते हुए कहा तू मेरे करीब बैठ जाओ, मेरे लिए यही बहुत है। मैं उठकर खड़ी हो गई और कहा खबरदार, जो आपने मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की तो। मेरे ससुर जी हंस रहे थे। मैं तुरंत अपने कमरे में चली गई और जाकर लेट गई। काम करते करते मैं बहुत थक जाती थी। मेरे ससुर जी घर का खाना ही खाते थे। मेरे पति का कहना था कि उन्हें ताज़ा खाना ही खिलाना। थोड़ी देर आराम करने के बाद मैं किचन में चली गई। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, इसलिए मैंने दुपट्टा नहीं ओढ़ा हुआ था। मेरे ससुर अपने कमरे पर चेयर पर बैठे हुए थे। मैं झाड़ू लगा रही थी और अचानक देखा कि वो मेरे पीछे खड़े थे। मैंने कहा आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है क्या?
उन्होंने कहा, नहीं बहू, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बस महसूस कर रहा था कि कमरे में तुम ही हो या कोई और है। मैंने कहा, आप कैसी बात कर रहे हैं? भला हमारे घर में हमारे अलावा कौन रहता है? उन्होंने कहा, चलो कोई बात नहीं, और फिर अपने बिस्तर पर बैठ गए। रात को मैं उन्हें खाना खिलाने गई। खाना खिलाते वक्त वो बहुत खुश होते थे। कभी कभी मेरा हाथ पकड़ लेते थे। उन्होंने कहा, तुम्हारे हाथ का बना खाना बहुत टेस्टी होता है। अब धीरे धीरे मुझे उनके व्यवहार में बदलाव दिखने लगा था। मुझे अब उनसे उलझन होने लगी थी, क्योंकि वो किसी न किसी बहाने से मुझे छूने की कोशिश करने लगे थे। मैं समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करना चाहते हैं। मैं अपने ससुर की हरकतों से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अपने पति को उनके हरकतों के बारे में कैसे बताऊं, क्योंकि मेरे ससुर ने कहा था कि वो देख नहीं सकते। मुझे यकीन था कि मेरे पति मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे। एक रात मैं अपने कमरे में सो रही थी। दरवाज़ा खुला हुआ था। अचानक मेरी आंख खुली, क्योंकि मुझे लगा कोई मेरे पैरों पर गुदगुदी कर रहा है। जैसे ही मैंने देखा, मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि मेरे ससुर ही थे। मैंने तुरंत अपना दुपट्टा डाला और पूछा, पापा जी, आपको कुछ चाहिए था क्या? उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, मैं कोई अंधा वंधा नहीं हूँ, सब कुछ देख सकता हूँ। मैं तो हैरान रह गई और डर भी गई। मैंने कहा, यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरे ससुर ने जल्दी से मुझे पकड़ लिया। मैं खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो मेरी बात नहीं सुन रहे थे। मैंने चिल्लाने की भी कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया, और फिर उसके बाद जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। मुझे अपने ससुर से ऐसी उम्मीद नहीं थी। उन्होंने झूठ बोला था कि वो अंधे हैं, और इस बात का फ़ायदा उठाया। उन्होंने मेरी इज्जत को तार तार कर दिया था। मैंने उनसे कहा, आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैं आपके बारे में सब कुछ अपने पति को बताऊंगी। मेरे ससुर हंसते हुए बोले, मेरा बेटा कभी तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि मैं अंधा हूँ। अगर तुमने मुझ पर आरोप लगाया, वो तुम्हें ही घर से निकाल देगा। उनकी बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा डर गई। मुझे लगा कि वो सही कह रहे हैं। मेरा पति कभी भी मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा। लेकिन मेरे ससुर ने जो किया था वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हुआ। मैं बिल्कुल लाचार हो गई थी और ज़मीन पर बैठकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मेरे ससुर ने कहा, मेरी नज़र तो तुम पर पहले दिन से ही थी, क्योंकि तुम बहुत खूबसूरत थीं, और मैं तुम पर उसी दिन से लट्टू हो गया था। मैंने कहा, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? उन्होंने बताया, मैंने मेहनत मजदूरी करके अपने बेटे को पाला पोसा था। जब से वो शहर गया, उसने मुझ पर ध्यान देना बंद कर दिया। फिर मैंने प्लान बनाया कि अपने बेटे का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए मुझे अंधा बनना पड़ेगा। मैंने अपने बेटे से झूठ बोला था, और उसने इस बात पर यकीन कर लिया। जब उसने शादी की और तुम्हें घर लाया, तो मेरी नज़र तुम पर ही थी। मैं लाचार होकर ये सब सुन रही थी, लेकिन शायद मेरी किस्मत अच्छी थी। मेरे पति दरवाजे पर खड़े होकर सारी बातें सुन चुके थे। दरअसल आज मेरा जन्मदिन था, और मेरे पति मुझे सरप्राइज देना चाहते थे। मेरे पति ने दरवाज़ा खुला देखा तो अंदर आकर सारी बातें सुन ली। ये देखकर मेरे पति ने अपने बाप को बहुत मारा और उनसे सारे रिश्ते नाते ख़त्म कर दिए। फिर मुझे भी अपने साथ शहर ले गए। उन्होंने मुझसे अपने बाप की तरफ से माफ़ी मांगी। अब मैं अपने पति के साथ शहर में रहती हूँ। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद करें। मेरी चाची बेहद खूबसूरत और जवान औरत थी। वो मुझसे सिर्फ 10 साल बड़ी थी। माँ बाप की मौत के बाद ही मेरी चाची मुझे अपने घर ले आई और मेरा बहुत ख्याल रखने लगी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो मेरे साथ इतना प्यार क्यों करती है। ये राज तब खुला जब एक रात चाचा घर पर नहीं थे। चाची मुझे जगाकर अपने बेडरूम में ले गई। कहने लगी कि मुझे अकेले सोने में डर लगता है। एक ही बिस्तर में चाची के साथ सोना मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था, लेकिन मजबूरी थी। आधी रात का वक्त होगा जब मुझे लगा जैसे मेरे मुंह में कोई गर्म चीज़ डाल रहा है। आँख खुली तो देखा चाची अपने दोनों मेरे मुंह में। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का
हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। माँ बाप के मरने के बाद चाची मुझे अपने घर ले आई। चाची ज़्यादा उम्र की औरत नहीं थी, मुझसे सिर्फ 10 साल ही बड़ी थी। चाची ने मुझे एक कमरा रहने के लिए दिया था। उसमें सिर्फ एक सिंगल बेड ही था। मैं हर वक्त अपने कमरे में ही रहता था। एक दिन मेरी चाची मेरे कमरे में आई तो मैं सोने की तैयारी में था। मेरी चाची मेरे पास आकर बैठ गई। एकदम उसने मुझे अपने गले से लगा लिया और छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। आहिस्ता आहिस्ता उसने मेरी कमर को सहलाना शुरू कर दिया तो मैंने महसूस किया कि आज शायद चाची ने नीचे के कपड़े नहीं पहने हुए हैं। चाची शायद अपनी आदत से मजबूर थी। इस वक्त चाचा घर पर नहीं थे। वो अक्सर घर लेट आया करते थे। अब तो ये रोज़ का रूटीन हो गया था कि चाचा के जाते ही चाची मेरे कमरे में आकर बैठ जाया करती थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि जब से मैं अपनी चाची के घर रहने के लिए आया था, उन्होंने अपने लिबास में काफ़ी हद तक तब्दीलियां कर ली थी। वो ऐसे बारीक कपड़े पहनती कि मैं देखकर शर्मिंदा हो जाता और नज़रें झुकाने पर मजबूर हो जाता। मेरी चाची एक मोटी तंदुरुस्त औरत थी। मोटापा उन पर बहुत अच्छा लगता था, लेकिन ऐसे कपड़े पहनने से उनके जिस्म का एक एक हिस्सा मुझे साफ नज़र आता। उस रात चाचा ने फ़ोन किया कि आज रात वो घर पर नहीं आएंगे। शायद वो दूसरे शहर गए हुए थे। चाची बहुत खुश दिखाई दे रही थी और कहा कि आज तुम मेरे कमरे में ही बिस्तर लगा लो, तुम्हारे चाचा आज घर नहीं आएंगे। मैं समझ गया कि मेरी चाची मुझसे क्या चाहती है। मैं नया नया जवान हो रहा था, लेकिन उस रात मेरी हिम्मत जवाब दे गई। जब चाची ने सुबह तक मेरे साथ, मेरे माँ बाप की मौत कुछ अर्सा पहले हुई थी, उस वक्त घर पर मेरी चाची और चाचा थे या फिर मैं था। सारे मेहमान भी जा चुके थे। मेरी उम्र 16 साल थी और मेरी चाची की उम्र भी बहुत ज़्यादा नहीं थी। वो सिर्फ मुझसे 10 साल ही बड़ी थी। दादा दादी की पहले ही मौत हो चुकी थी। चाचा की शादी होते ही दादा दादी की मौत हो गई। मेरी कोई फूफो भी नहीं थी। मेरे बाप और मेरे चाचा 2 भाई ही थे। मैं बिल्कुल बेसहारा होकर रह गया था। सारे रिश्तेदार तन्हा छोड़कर चले गए थे और वापस पलटकर मुझसे पूछा तक नहीं था। मेरी उम्र ऐसी न थी कि मैं अपनी जिम्मेदारी खुद उठा सकता। मैं तो खुद भी मैट्रिक क्लास पास हो गया था। चाची ने कहा कि यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं बचा जिसे हम समेट सकें। खाली 4 दीवारी का घर ही रह गया है। इसलिए मैं तुम्हें ये भी नहीं कह सकती कि अपना सामान बांधो और हमारे साथ चलो। फिर चाची मुझे साथ लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगी, तुम मेरे जेठ की आखिरी निशानी हो। मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ सकती। चाची का ये कहना था कि मेरे चाचू भड़क उठे और कहने लगे, तुम हरगिज इसे अपने साथ नहीं ले जा सकती। इसे इसकी खाला के हवाले कर दो। हमने इसका ठेका नहीं उठा रखा है। चाचा की ये बात सुनकर मेरी चाची ने चाचा से कहा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप अपने भतीजे को कैसे यहाँ पर अकेला छोड़ सकते हैं? वो कहने लगे, मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन मैं इसे अपने घर पर बिल्कुल नहीं रखूँगा। इसके ननिहाल का हक बनता है कि वो इसकी देखभाल करें। ये सुनना था कि मुझे अपनी बेबसी पर और ज़्यादा रोना आ गया। मेरी ज़िंदगी का फैसला अब दूसरे कर रहे थे। चाची ने चाचा के सामने हाथ जोड़ दिए और कहने लगी, खुद के लिए ये जुल्म ना करें। वो पहले ही बहुत बड़े सदमे से गुजर रहा है। मैं आपसे वादा करती हूँ कि इसकी वजह से आपको कभी भी कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। चाचा कहने लगे कि तुम नहीं जानती, मेरा कारोबार मुनासिब है। मैं बहुत मुश्किल से अपने घर का खर्च चला रहा हूँ। मैं भतीजे की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। मेरी चाची कहने लगी, हम ये घर किराए पर चढ़ा देंगे, इसकी मरम्मत भी करवा देंगे और भाईजान की जो दुकान है उसे भी किराए पर दे देंगे और जो कुछ किराया आएगा इसे इसका खर्चा पूरा हो जाएगा और वो आप पर बोझ नहीं होगा। जैसे ही बड़ा होगा तो वो अपने कारोबार को संभाल लेगा। बस कुछ सालों की तो बात है। ये बात सुनकर चाचा खामोश हो गए, लेकिन उनके चेहरे पर नागवारी के तासुरात अभी भी वैसे के वैसे ही थे। मैं चाची के साथ उनके घर चला गया। उनका घर 3 कमरे का था। उसमें से एक कमरा चाची ने मुझे दे दिया, जो कि बहुत ही छोटा था, जिसमें सिर्फ सिंगल बेड ही मौजूद था और एक अलमारी थी। चाचा ने मेरा घर और दुकान दोनों किराए पर दे दिए। मुझे कपड़े भी दिला दिए थे। स्कूल में भी दाखिला करवा दिया था।
लेकिन मैं बहुत ही चुप चुप सा रहने लगा था। ना ही मेरी पढ़ाई में दिल लगता था और ना किसी और चीज़ में। हर वक्त मुझे अपने माँ बाप की याद सताती रहती थी। एक बार मेरे कमरे में चाची आई और मुझे यूं रोता हुआ देखकर अपने साथ लगा लिया और तसल्ली देने लगी कि तुम फिक्र मत करो, आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारा ये गम भी भर जाएगा। ये कहते हुए चाची ने मेरी कमर पर हाथ से सहलाना शुरू कर दिया। पता नहीं, लेकिन मुझे अपने पूरे वजूद में एक सनसनी सी दौड़ती हुई महसूस हुई। मैं बुरी तरह से घबरा गया था। उस वक्त तक चाची ने मुझे अपने गले से लगाए रखा हुआ था और मेरी कमर पर बेखुदी से उनकी उंगलियां सफ़र कर रही थीं। मेरे दिल की धड़कनें अजीब अंदाज से तेज़ हो रही थीं। मैं फ़ौरन से उनसे पीछे हट गया। मेरे यूं एकदम पीछे हटने पर मेरी चाची मुझसे नज़रें चुराने लगी। फिर मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए, मेरा जला हुआ बाजू देखने लगी। कहने लगी कि कितना गहरा ज़ख्म है, लाओ मैं दवा लगा देती हूँ। लेकिन मुझे अपनी चाची का अंदाज़ पता नहीं क्यों बहुत ही अजीबो-गरीब सा लग रहा था। मुझे समझ नहीं आया। मैंने अपना हाथ उनके हाथ से छुड़ा लिया। मैंने कहा, नहीं, मैं खुद लगा लूँगा। लेकिन इसके बाद तो जैसे ये सिलसिला चल ही निकला था। सुबह सवेरे चाची घर के सारे काम निपटाकर मेरे पास आकर बैठ जाती। मुझे तसल्ली देने के बहाने कभी मेरा कंधा सहलाने लगती, कभी मेरी कमर सहलाने लगती। मैं उनका हाथ पीछे कर देता। एक बार मैंने गुस्से से कहा, चाची, मैं ठीक हूँ। जो कुछ हो चुका है मैं इस बात को भूल चुका हूँ। अब मैं पढ़ना चाहता हूँ। प्लीज़ आप मेरे कमरे से बाहर निकल जाएं। मेरे बिगड़ते हुए रवैये को देखकर वो फ़ौरन कमरे से बाहर चली गईं। कहने लगी कि मैं रात को तुम्हारे लिए बिरयानी बनाऊंगी। तुम्हें बहुत पसंद है ना, तुम बहुत शौक से खाते हो। लेकिन मैंने ना में सिर हिला दिया। मैंने कहा, नहीं, आप चाचा की हैसियत देखकर ही खाना बनाएं। जो पकेगा मैं खा लूँगा। मुझे अच्छी तरह से अंदाज़ा हो गया था कि मेरे माँ बाप जिंदा नहीं हैं और फरमाइश सिर्फ माँ बाप से की जाती है। आप लोगों का यही एहसान बहुत है कि मुझे अपने घर पर रखा हुआ है। चाची कहने लगी, तुम मेरे सबसे ज़्यादा करीब हो और अपने होश में तो हो। मैं तुम्हें कैसे अकेला छोड़ सकती हूँ। मैं तुम्हारे लिए बिरयानी बना देती हूँ। ये कहकर वो कमरे से बाहर चली गई। रात को जब चाचा घर पर आए और बिरयानी देखी तो चाची से कहने लगे, मैंने तुमसे कहा भी है कि मेरे हालात के साथ समझौता करना सीख लो, लेकिन तुम हो कि बाज ही नहीं आती। क्या ज़रूरत है ये सब बनाने की। मैं अभी प्लेट में बिरयानी डालने ही लगा था कि चाचा की बात ने जैसे मेरी भूख ही मिटा कर रख दी थी। मैं मजबूरन इस घर में रह रहा था, वरना जिस किस्म का रवैया मेरे साथ मेरे चाचा करते थे, मेरा दिल नहीं चाहता था कि उनके साथ बैठकर खाना भी खाऊं। चाची ने जब देखा कि मैंने अपनी प्लेट में बिरयानी नहीं डाली बल्कि वापस रख दी है, तो वो कहने लगी, बेटा, तुम बैठकर खाना खाओ। फिर चाचा से कहने लगी कि ये मैंने आपके पैसों से नहीं बनाई, जो किराया माजिद के घर और दुकान से आता है उन पैसों से बनाई है। ये कहना था कि मेरे चाचा भड़कने लगे, अब तुम इस तरह के हिसाब किताब रखोगी तो ठीक है, फिर ये भतीजे के पैसों की बनी है तो फिर मैं क्यों खाऊं। ये कहकर वो फौरन खड़े हो गए। चाची कहने लगी, आप क्यों तमाशा बना रहे हैं। मैंने कब आपसे कहा है कि आप खाना नहीं खा सकते। आपने पैसों को बोला था, मैंने बता दिया। लेकिन चाचा वहाँ नहीं रुके, अपने कमरे में चले गए। मेरा दिल भी खाने से बेजार हो चुका था। मैं भी उठने लगा तो चाची ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, इनका तो रोज़ का तमाशा है। तुम बैठो इधर, तुम्हारे लिए तो मैंने बिरयानी बनाई है। ये कहकर चाची ने एक निवाला मेरे मुंह के करीब किया। ना चाहते हुए भी मुझे वो निवाला खाना पड़ा। फिर मैं अपनी प्लेट में बिरयानी डालने लगा तो चाची कहने लगी कि आज मैं तुम्हें अपने हाथ से खिलाती हूँ। ये कहकर वो मुझे अपने हाथ से खाना खिलाने लगी। लेकिन जो बात मुझे बुरी लगी थी वो ये थी कि वो एक निवाला मेरे मुंह में डालती और दूसरा अपने मुंह में, और मुसलसल टिकटिकी बांधे मुझे देखे जा रही थी। मुझे उनकी नज़रों से अजीब सी उलझन हो रही थी। हालांकि वो मेरी चाची थी, लेकिन फिर भी अचानक क्यों मेरी सोच उनके रवैये को देखकर बदलने लगी थी। एक बार मुझसे कहने लगी कि तुम अपनी उम्र से बहुत ज़्यादा बड़े लगते हो, बिल्कुल अपने बाप के नक्शे पर हो। और ये भी कहने लगी कि मेरी शक्ल सूरत अपने बाप से बहुत ज़्यादा मिलती है। मेरी उम्र उस वक्त 16 साल के बजाय 20 साल की लगती है। अपने ख़ानदान में सबसे ज़्यादा तंदुरुस्त और ख़ूबसूरत मैं ही था। मेरी चाची दिखने में बेहद खूबसूरत थी।
लेकिन मेरे चाचा आम शक्ल सूरत के मालिक थे। चाचा बहुत तेज थे और चाची की कोई औलाद भी न थी। चाचा की शादी को 8 साल गुजर चुके थे। शायद यही वजह थी कि उनके घर में हर वक्त कशीदी का माहौल रहता था। चाचा जब भी घर आते तो बात बात पर चाची से लड़ने झगड़ने लगते। एक बार मैं नहाकर बाहर आया तो मैं अपने बाल पोंछ रहा था। उस वक्त चाची नाश्ते का पूछने के लिए अंदर आ गईं। मैं स्कूल के लिए तैयार हो रहा था। मुझे देखकर कहने लगी कि नाश्ते में क्या खाओगे। मैंने कहा चाची, जो आप रोज़ बनाती हैं वही ठीक है। ये कहकर मैंने अपना सर तौलिया से पोंछना शुरू कर दिया। मेरे बाल अभी गीले थे कि तो मैंने तौलिया बेड पर रख दिया और कंघा करने लगा, क्योंकि स्कूल के लिए मुझे देर हो रही थी। वो कहने लगी तुम्हें अपनी कोई भी परवाह नहीं है। ये कहकर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बेड पर बिठा दिया और तौलिया उठाकर मेरा सर साफ करने लगी। मुझे ये बात बड़ी अजीब सी लगी थी, क्योंकि मैं कोई छोटा बच्चा तो नहीं था जिसका हर काम चाची करेगी। अभी मैं उन्हें रोक ही रहा था कि एकदम कमरे का दरवाज़ा खुला और सामने चाचा खड़े थे। ये सब देखकर मेरे चाचा की गुस्से से आंखें लाल हो गईं। शायद उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगी थी। चाचा चिल्लाकर कहने लगे, तुम्हें बस इसी की फिक्र है, बाहर आओ और मुझे नाश्ता दे दो, मुझे देर हो रही है। ये कहकर वो चले गए। मैंने चाची से कहा कि मैं अपने सर को खुद पोंछ सकता हूँ, आप जाइए, जाकर चाचा को नाश्ता दे दीजिए। मैंने तौलिया उनके हाथ से खींचकर बेड पर फेंक दिया और अपने बाल बनाकर बैग उठाया और बिना नाश्ता किए ही जाने लगा। लेकिन गेट पर पहुँचते ही मेरे कदम जैसे रुक गए, क्योंकि चाचा चाची के साथ लड़ रहे थे। वो कहने लगे, तुम अंधी हो गई हो। माजिद कोई छोटा बच्चा नहीं है जिसके कमरे में तुम बेधड़क चली जाती हो। वो जवान जहान लड़का है और तुम मुंह उठाकर उसके कमरे में जाती हो और उसके वो काम करती हो जो आज तक तुमने मेरे लिए भी नहीं किए। इसके बाद चाचा ने एक ऐसा राज बताया कि मेरे कदम वहीं के वहीं जम गए। कुछ देर तक तो मैं सूझबूझ से गाफिल हो गया था। बड़ी अजीब सी हकीकत थी जो मैंने सुनी थी। बहरहाल मैं फौरन गेट से बाहर निकल गया। मेरे कदम तो स्कूल की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन मेरा दिमाग कुछ और ही सोच रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है। फिर मुझे लगा कि शायद चाचा झूठ बोल रहे हैं। जो वो सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं होगा। शायद वो गुस्से में ये सब कह रहे हैं। बहरहाल पूरा दिन क्लास में गायब दिमागी से क्लास अटेंड करता रहा। घर आकर मैंने इस बात पर गौर से सोचा। फिर ये फैसला किया कि मुझे जल्द से जल्द अपने पैरों पर खड़ा हो जाना चाहिए और यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन इसके बाद जो कुछ मेरे साथ हुआ उसने तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन ही निकाल दी। रात को रोज़ चाची मुझे दूध के साथ बादाम खाने के लिए देती और कहती, ये खाकर सोया करो, तुम्हारा दिमाग तेज़ होगा। मैं रोज़ ही वो बादाम खाकर दूध पी लेता और इसके बाद बड़ी गहरी नींद में सो जाता। सुबह सवेरे तरोताज़ा होने के बजाय मैं और भी ज़्यादा खुद को अंदर से बोझल महसूस करता। लेकिन जब मैंने दूध पीने से इनकार किया तो चाची मुझे डांटने लगी। कहने लगी, ये मत समझो कि तुम्हारे चाचा के पैसों का है, ये तुम्हारे पापा के घर और दुकान के किराए से मंगवाया है ताकि तुम्हारी सेहत भी ख़राब ना हो। मैंने कहा मेरा दिल नहीं चाह रहा, लेकिन उन्होंने तो मेरे कंधे पर बाजू को फैलाकर दूध का गिलास मेरे मुंह के करीब कर दिया। कहने लगी, चलो शाबाश पियो। पता नहीं क्यों चाची मेरे हर वक्त करीब होने की कोशिश करती रहती थी। मजबूरन ही मुझे वो दूध का गिलास पीना पड़ा। मेरे एग्ज़ाम होने वाले थे, इसलिए मैंने सोचा कि रात को जाग कर पढ़ूंगा। चाची कमरे से जा चुकी थी। मैंने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और अपनी किताबें खोल कर बैठ गया। लेकिन मुझे महसूस हुआ जैसे मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। मैं सोना नहीं चाहता था क्योंकि मुझे पढ़ना था, लेकिन मेरी आंखें तो यूं थीं जैसे मेरे काबू में नहीं थीं। देखते ही देखते मैं गहरी नींद में सो चुका था और फिर रात के किसी पहर मेरी आंख खुली। मुझे अजीबोगरीब महसूस हो रहा था, लेकिन शायद मैं इस कैफियत को समझ नहीं पा रहा था। मैं बहुत गहरी नींद में था। इतनी गहरी नींद में मुझे एहसास तो हो रहा था जैसे कोई अजीब सी आवाज़ मुझे दे रहा है। वो आवाज़ें बहुत दबी दबी थीं, शायद बिल्लियों की थीं या किसी औरत की, मुझे समझ नहीं आई। गहरी नींद की वजह से मेरी आंख खुलने से कासिर थी। मेरा दिमाग सुन्न होने लगा था। जब मैं सुबह उठा तो मेरा जिस्म बेहद बोझल था। मैं उठकर बैठा। मेरी किताबें बिखरी पड़ी थीं, क्योंकि मैं अपने कोर्स की किताबें पढ़ते पढ़ते ही गहरी नींद में सो गया था। लेकिन बेड पर कोई किताब न थी। दूसरी बात जिसने मुझे हैरत से धक्का दिया
वो ये थी कि बेड की चादर दूसरी जानिब से बिखरी हुई थी। मैंने अपना घूमता हुआ सर पकड़ा, जो अभी भी नींद की आगोश में था। वॉशरूम जाकर ठंडे पानी से मैंने मुंह पर छींटे मारी। फिर जाकर मेरा दिमाग कुछ बहाल हुआ। मैं कमरे में वापस आया तो देखा बेड पर एक सोने का टॉप्स पड़ा था, जो कि किसी लड़की का था। ये देखकर मुझे बड़ी हैरत हुई थी। भला मेरे कमरे में एक लड़की का टॉप्स कैसे आ सकता है? मैंने वो टॉप्स लिया और मैं उसी के बारे में सोच रहा था जब कमरे का दरवाज़ा खुला और तेज़ कदमों से चाची अंदर आ गई। मैंने अपनी मुट्ठी में टॉप्स को दबोच लिया। मैंने कहा, जी चाची कहिए। वो बेहद परेशान थी, लेकिन गीले बालों से लग रहा था कि अभी वो नहा कर आई है। कहने लगी, कुछ नहीं, वैसे ही तुम्हारे कमरे की चादर ठीक करने आई थी। मैंने कहा, रहने दो, मैं खुद ठीक कर लूँगा। वो कहने लगी, नहीं नहीं, मैं कर देती हूँ, तुम काम क्यों करोगे? मैंने कहा, चाची रात को मैं पढ़ते पढ़ते सो गया था। मेरी किताबें यहीं बिखरी पड़ी थीं, लेकिन सुबह तक तो सब कुछ समेटा हुआ था। वो कहने लगी, हाँ मैं तुम्हारे कमरे में आई थी, तुम बेखबर सो रहे थे, इसलिए मैंने किताबें उठाकर टेबल पर रख दी थी। मैंने इसके बाद कोई भी सवाल न किया, लेकिन मेरे दिमाग में अजीब सी सोच घूम रही थी। लेकिन फिर अचानक से मेरी नज़र अपनी चाची के कान की तरफ गई तो मेरे होश उड़ गए। उनके एक कान में टॉप्स नहीं था और दूसरे में था। मैंने कहा, चाची आपका टॉप्स किधर है? ये कहना था कि वो फौरन उन्होंने अपने कान की तरफ देखा। कहने लगी, पता नहीं, कहीं गिर गया होगा या यहीं कहीं होगा। कहाँ जाएगा? हमारे घर में कौन सा कोई काम वाली आती है जो चोरी करके ले जाएगी? मैंने अपनी हथेली उनके आगे कर दी। उन्होंने मेरी हथेली को खोल कर देखा तो उनका टॉप्स मौजूद था। ये देखकर वो मुझसे नज़रें चुराने लगी। अजीब बात ये थी, चाची ने मुझसे कुछ नहीं पूछा कि ये टॉप्स तुम्हें कहाँ से मिला, कहाँ से आया मेरे पास। वो टॉप्स लेकर कमरे से बाहर चली गई, लेकिन मेरा दिमाग घूम रहा था। ये सब क्या था? इसके बाद से मैं अपनी चाची से और भी ज़्यादा कतराने लगा। 1 महीना ही गुजरा था इस बात को कि चाची की तबीयत खराब होने लगी। उन्हें कुछ भी खाया पिया हजम नहीं हो रहा था। अब तो उनसे काम भी नहीं होता था, पूरा दिन सोई रहती थीं। चाचा अलग जान का अजाब बनाकर बैठ गए थे। कहने लगे, तुम्हें पता है ना, तुम बीमार होती हो तो मेरा घर उल्टा पुल्टा हो जाता है। चलो मेरे साथ, तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। लेकिन चाची कहने लगी, वो डॉक्टर के पास नहीं जाएंगी, वो घर के टोटकों से ही ठीक हो जाएंगी। लेकिन 3 दिन गुजर गए, चाची की हालत अभी भी खराब थी। मैंने कहा, चाची मैं आपको अस्पताल ले जाता हूँ, लेकिन वो इनकार करने लगी। लेकिन जब उनकी तबीयत में कोई सुधार पैदा न हुआ तो फिर चाचा उन्हें ज़बरदस्ती अपने साथ डॉक्टर के पास ले गए। लेकिन जब वापस आए तो चाचू आग बबूला हो रहे थे। सहन में चाची से लड़ना शुरू कर दिया। कहने लगे, मुझे बता दो कि तुमने ये गुनाह कब किया है? तुम कैसे मेरे साथ ये सब कर सकती हो? मुझे समझ नहीं आ रहा था चाचा उन्हें क्यों डांट रहे हैं। चाची तो पहले ही अपनी तबीयत की वजह से पीली पड़ चुकी थीं, लेकिन उस वक्त उनकी तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मैंने कहा, चाचा आपको नज़र नहीं आ रहा, चाची की तबीयत ठीक नहीं है और आप उन्हें ऐसे क्यों डांट रहे हैं? मेरी बात सुननी थी कि उन्होंने एक ज़ोरदार तमाचा मेरे मुंह पर जड़ दिया। फिर वो कहने लगे, सारे फसाद की जड़ तो तू है, तुझे शर्म नहीं आती अपनी चाची के साथ मुंह काला करते हुए? ये सुनना था कि मेरे होश उड़ गए। मैंने कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? वो कहने लगे कि ये प्रेग्नेंट है। ये सुनना था कि मैं चुप हो गया। मैंने कहा, ये आपकी बीवी हैं। अगर ये उम्मीद से हो गई हैं तो आपको खुश होना चाहिए। कई साल से आप लोग बे औलाद हो और अगर ऊपर वाले ने आपको औलाद से नवाज दिया है तो बजाय शुक्र अदा करने के उल्टा इल्ज़ाम लगा रहे हो, और वो भी मुझ पर। आप होश में तो हैं? ये मेरी चाची लगती हैं, मैं कैसे कोई गुनाह कर सकता हूँ? ये तो बिल्कुल मेरी माँ जैसी हैं। मेरा ये कहना था कि चाचू कहने लगे, मैं एक बांझ मर्द हूँ, औलाद पैदा नहीं कर सकता, और ये सिर्फ तुम्हारी चाची है, तुम्हारी माँ नहीं है। मेरे सामने मासूम बनने की कोशिश मत करो। जो कुछ तुम दोनों ने किया है, मैं कभी भी इस औरत को अपने साथ नहीं रख सकता। मुझे तो लग रहा है कि किसी ने मेरे सर पर कोई बम फोड़ दिया हो। यही बात उस वक्त चाचा ने मेरी चाची से की थी, जब उस दिन मैं स्कूल जाने लगा था, और ये बात सुनकर मैं वहीं रुक गया था। लेकिन मैंने इस बात को इतना संजीदगी से नहीं लिया था। मुझे लगा था कि चाचा ये सब गुस्से में कह रहे हैं, हकीकत ये नहीं हो सकती। मैं तो अभी उन्हीं सोचों से बाहर निकला था जब चाचा चाची को तलाक देने के लिए कहने लगे, निकलो यहाँ से बाहर।
चाचा ने हम दोनों को धक्के देकर बाहर निकाल दिया। चाची रोए जा रही थीं। वो वक्त ऐसा नहीं था कि मैं उनसे कोई सवाल जवाब करता, इसलिए मैं उन्हें अपने घर ले आया। वहाँ के किराएदारों को भी 2 दिन का वक्त दे दिया कि वो ये घर खाली कर दें। मैं कमरे में चाची को लेकर बैठ गया, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था कि उनसे बात कैसे शुरू करूं। मैंने कहा कि आप शायद मुझे नशे का दूध देकर गुनाह करती थी। ये सब क्यों किया? माना कि आप मेरी माँ नहीं हैं, लेकिन मैंने आपको हमेशा माँ का दर्जा दिया था। लेकिन चाची ने मुझे कोई जवाब न दिया, बस मुझे अजीब नज़रों से देखने लगी। किराएदार अब जा चुके थे। उस घर में सिर्फ मैं और चाची रह गए थे। मैंने उन्हें कहा कि ये गुनाह अपने वजूद से ख़त्म कर दो, क्योंकि मैं किसी भी रिश्ते को नहीं जानता, ना ही मानता हूँ। चाची ने तब मुझे कोई जवाब न दिया। 9 महीने का वक्त ऐसे ही गुजर गया था, लेकिन जैसे ही उनके घर में बेटा पैदा हुआ, उन्होंने उसका डीएनए टेस्ट करवाया, जो कि उसके पति के साथ मैच था। फिर उसने मुझे सारी हकीकत बताई। चाची ने मुझे बताया कि तुम्हारे चाचा बांझ थे, लेकिन उनका इलाज हो सकता था, लेकिन फिर भी वो इलाज नहीं करवाते थे। लेकिन फिर भी मैं चोरी छुपे उसे हकीम की दवा पिला रही थी। उसे पिलाने के बाद तुम्हारे चाचा बिल्कुल बेकाबू हो जाते, इसलिए मैं तुम्हें नींद की दवा देती थी ताकि तुम कमरे से बाहर ना निकलो। ये बच्चा मेरे पति का है। अगर मैं पहले उसे यकीन दिलाती तो मेरी वो एक न सुनता, इसलिए मैंने उसे पहले ही पैगाम भिजवा दिया था कि ये तुम्हारा ही बच्चा है, तुम इसका डीएनए टेस्ट करवा लो। अगर ये बच्चा तुम्हारा ना हुआ तो तुम बेशक मुझे तलाक दे देना, और अगर ये बच्चा तुम्हारा है तो तुम मुझे अपना लेना। और तुम्हारे चाचा ने भी घर से निकालते वक्त यही कहा था कि अगर ये मेरा बच्चा नहीं हुआ तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, और अगर तुमने सच्चाई साबित कर दी तो मैं तुम्हें अपना लूँगा। मुझे याद आने लगा कि वाकई चाचा ने यही अल्फाज बोले थे। वो इस सूरत में मेरी चाची को तलाक देंगे कि अगर ये औलाद उनकी ना हुई तो चाची को तलाक हो जाएगी। जबकि अब ये बात साबित हो चुकी थी, तो चाचा चाची को लेने आ रहे थे, लेकिन मैंने जाने से इनकार कर दिया। मैंने कहा मैं अपने घर में अकेला रह सकता हूँ और अपने बाप की दुकान भी संभाल लूँगा, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से आपकी ज़िंदगी किसी आजमाइश में पड़ जाए। चाची कहने लगी कि तुम्हें अगर ये लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुम्हें अपना बेटा समझती हूँ, और उस दिन जो मेरा टॉप्स गिरा था वो शायद तुम्हारी किताबें उठाते वक्त गिर गया होगा, लेकिन अब सारी गलतफहमियाँ दूर हो गई हैं। मैंने फिर भी अपनी चाची की बात नहीं मानी और अपने घर में ही रहने लगा। मुझे जो ठीक लगा मैंने वही किया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।